everyone, welcome to Vedic Verse. I am Adarsh Singh from RML NLU लखनऊ। तो गाइस, हम जो लेक्चर सीरीज कर रहे थे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बेसिकली नोन एज सीपीसी, तो उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मींस प्रॉफिट क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें पहले हमने डिग्री समझा था और दूसरे लेक्चर में हमने जजमेंट ऑर्डर समझा था। उसी के साथ हमने देखा था कि जजमेंट ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, हमारे चैनल विदिक वर्स पे आपको हर सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। आप चैनल में जब विजिट करें तो उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए। सेक्शन पे जैसे आप जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो वहां से आप जिस सब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। जैसे अभी अवेलेबल है टॉट की, कॉन्ट्रैक्ट की, है ना। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए उस सब्जेक्ट आपको डाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप हमें मेल कर दीजिए, हम वो अरेंज करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 2 डिफाइन करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी तक आप लोग सुने होंगे ना रिप्रेजेंटेटिव, लाइक अगर पॉलिटिशियन देखो तो दे आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन हमें लॉ में रिप्रेजेंट करता है, कौन हमें कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, वह व्यक्ति कहलाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बट हम इसमें सीपीसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। तो चलिए पहले और एक बात और बता देते हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं कृपया अपना बेयर एक्ट अपने साथ रखिए, एक बेयर एक्ट और एक पेंसिल, बस। अगर आप कभी भी कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, अगर उसका बेयर एक्ट रख के उसको पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले बेयर एक्ट की बेयर रीडिंग उसको समझेंगे, फिर मैं अपने नोट्स खोलूंगा, वहां से आप लोग नोट बना भी सकते हैं और एक नॉर्मल जनरलाइज वे में उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, बेयर रीडिंग करेंगे। तो व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। पहली चीज हमें मिली है, कोई भी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति, पर्सन, जो रिप्रेजेंट करता है लॉ में किसको? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? डिसीज पर्सन की। जो भी व्यक्ति लॉ में रिप्रेजेंट करता है डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को, वो क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इंक्लूड, अब एंड मतलब प्लस होता है इसमें, देखिए हम इंक्लूड, फिर इसके आगे क्या लिखा है? इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स। इंटरमेडल्स मतलब राइट टू इंटरफियर। जिस व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी में राइट टू इंटरफियर दिया गया है, किसकी प्रॉपर्टी में? स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, तो वो भी क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हम अभी तक क्या समझे हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति कौन है? जिसको लॉ में रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। किसका क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो प्रॉपर्टी करेगा डिसीज पर्सन की। दूसरा, अगर उसके पास डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी स्टेट को इंटरफियर, मतलब इंटरमेडल राइट टू इंटरफियर का अधिकार है, तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब एंड वेर अ पार्टी सूड और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, और क्या? अगर कोई भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सू करती है या सूड होती है, ठीक है, ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, सो सूड और बीइंग सूड। ठीक है, तीन चीजें हैं, जो रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास राइट टू इंटरफेरेंस है, या जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तीन चीजें। चलो, अब आप पूछेंगे कि क्या सर माइनर रिप्रेजेंटेटिव, माइनर के केस में रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? तो ऑर्डर 32 रूल 1 बोलता है, अगर माइनर को रिप्रेजेंट करना है किसी को, ठीक है, माइनर के पास प्रॉपर्टी है डिसीज्ड पर्सन की, ठीक है, माइनर इज नॉट अ पर्सन टू कॉम्पिटेंट इन कोर्ट कि वो जाके रिप्रेजेंट करे, तो कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी ऑर्डर 32 रूल 1 के अकॉर्डिंग, वो व्यक्ति कहलाया जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड। तो माइनर इज रिप्रेजेंटेटिव बाय नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, अब हम इसको अपने नोट से देखें, तो मैंने क्या लिख रखा है, चलिए लेट मी टेक अ पेन। चलो ठीक है, अब ये क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 11। ठीक है, सिंपली जो लॉ के सामने आपको रिप्रेजेंट करे वो व्यक्ति होता है रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये देखो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इंस्टेड ऑफ अ डिसीज पर्सन। जिसको नोट्स बनाने हैं वो मेरी वीडियो को पॉज कर दे और ये वाली चीजें लिख ले, है ना। अपनी लैंग्वेज में लिखना, एज इट इज, मेरी कॉपी मत करना। लाइक तुम क्या समझ रहे हो इससे,
तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम अपने नोट्स सामने खोल के बैठोगे, मेरे हर बार वीडियो लेक्चर नहीं खोल के बैठोगे, और मेरे छाप भी लोगे, सेम कॉपी कर लोगे, तो हो सकता है तुम कुछ चीजें ना कर पाओ। ये जो मैंने लिखे हैं वो एज इट इज क्लास नोट्स नहीं लिखे हैं, ये मैंने समझ के फिर जो मुझे सही लगा वो मैंने लिखा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम भी अपने नोट्स बनाना। चलो, एनी पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, इंक्लूड करेगा इंटरमीडिएट्स, देखो मैंने बोला है द प्रॉपर्टी में जिसको दखल देने का अधिकार हो। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है लीगल एयर का। अब इसमें देखो एक चीज हम आपको समझा देते हैं। पर्सन ए है, उसके पिताजी मान लो बी थे, बी की डेथ होती है तो ए के पास प्रॉपर्टी आ जाती है बी की। ठीक है, क्योंकि वो ए का लीगल हेयर, बट लीगल हेयर रिप्रेजेंट करेगा उनको प्रॉपर्टी में। ठीक है, ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, बिना बिल बनाए डेथ होगी, ठीक है, लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको प्रॉपर्टी जाएगी लीगल एयर को। अगर ऐसे में बिना बिल की प्रॉपर्टी जा रही है लीगल एयर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा उस प्रॉपर्टी को अगर कोई भी इशू होता है तो। ठीक है, जब वो इशू तो लिखा तो है पार्टी सुइंग और सूड, उस पे डिवॉल्व करेगी। इस स्टेट पे अगर कोई भी केस होता है, सूट होता है ना, तो उसको कौन देखेगा? ये पर्सन लीगल है। लेकिन कंडीशन क्या लगी है? बिना बिल बनाए अगर उसकी डेथ होती है बी की, ए के पास जो प्रॉपर्टी आएगी उसको वो लीगल रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके पास दो कैरेक्टर होंगे, दो कैरेक्टर होंगे। पहला कैरेक्टर लीगल हेयर का है, दूसरा कैरेक्टर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चलो, अब हम आपको दोनों में अंतर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू द लीगल हेयर एज इट इज इंक्लूड पर्सन। अब देखो, लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में एक अंतर है। इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव में एक चीज जुड़ रही है, क्या? इंटरमीडिएट्स। मतलब बी पिताजी थे, ए लड़का था, तो इंटरमीडिएट्स का राइट ए के पास है। लेकिन अब इसमें इंटरमीडिएट्स का राइट किसके पास भी आएगा? राइट प्रॉपर्टी में दखल देने के पास किसके आएगा? विडो ऑफ बी, है ना, या फिर सन डॉटर ऑफ ए, है ना, बच्चे के जो उसके दादाजी के ऊपर प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने का होगा। मानो जो बी की डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी आई है ए को, अगर वो बी बिल बना के जाता कि देखो मेरी ये प्रॉपर्टी पास में जो चाय का ढाबा है उसके पास जा रही है ना, इस कंडीशन में क्या, चाय के जो ढाबा चला रहा है, मान लो उसका नाम है रामू, तो रामू के पास प्रॉपर्टी जा रही है मान लो, तो इसमें लीगल रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? इंटरफियर किसके पास आ गया प्रॉपर्टी का? फिर रामू के पास, है ना। तो लीगल हेयर मतलब जिसको प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रली मिली है, बट अगर विल से किसी और को प्रॉपर्टी दे दी, तो वो लीगली रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसको दी गई है। ठीक है, चलो, ऑल हेयर्स कैन बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बट वाइस वर्सा इज नॉट। वही देखो, दो केस है। X has a son S dies by making a bill to the person D। एक्स ने, जिसका लड़का एस है, उसने अब जब उसकी डेथ हुई तो उसने अपनी प्रॉपर्टी डी नाम के व्यक्ति को दे दी विल में कि भैया ये डी रखेंगे, हमारा लड़का नहीं रखेगा। फिर क्या हुआ इसमें? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा डी। ठीक है, लेकिन लीगल हेयर कौन है? एस। तो इससे हम क्या समझे कि लीगल हेयर होना जरूरी नहीं है कि तुम लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या, एक्स हैज अ सन एस डाइड विदाउट मेकिंग बिल, तो प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? एस, सन के पास। तो वो लीगल हेयर भी होगा और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। ठीक है, चलो, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट जब हम ऑर्डर में रूल 8 में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे मीन्स प्रॉफिट। तो पहले हम वही वही अपना फंडा अपनाएंगे। हम पहले बैरेट खोलेंगे अपना, हम ऑडियो सुनते जाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और अपने बैरेट को साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, इसमें अंडरलाइन करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, कुछ लगा तो हम लिख भी लेंगे। ठीक है, आई होप आप सब ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यही आपको बाद में जब रिवीजन करेंगे कभी भी आपको हमेशा काम आने वाला है। और एक चीज, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमें मेल कीजिए, तुरंत मेल कीजिए, डाउट का बंडल बना के कभी मत रखिए। ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन्स। तो इसके लिए मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये रख लेते हैं। चलो, व्हाट इज मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? बैरेट की रीडिंग करते हैं। ऑफ अ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन अ रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ अ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। अब इसको और की बात मत पढ़ो उतना, ठीक है, क्योंकि और लग गया। रिसीव्ड देयर फ्रॉम, ठीक है, रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विथ सच विथ इंटरेस्ट इन सच प्रॉफिट बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। नहीं समझ में आया क्या? फिर से पढ़ते हैं। और लग गया तो वो कंडीशन चेंज हुई।
तो हम इसको पढ़ते हैं, देखो ऐसे, means profit of property means the those profit which the person in wrongful possession of such property actually receive together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession. क्या मतलब है? ऐसी कोई प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जो व्यक्ति को हुआ है जिसके पास प्रॉपर्टी रॉन्गफुल पोजेशन, ओनर से पोजेशन तो जानते हैं, ओनरशिप जो ओनर होता है, पोजेशन जिसके अंदर, जिसके जिसके पास प्रॉपर्टी है, मौजूद है, जिसके पास जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है ना, एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो उसको बोलते हैं पोजेशन, पोजेशन होता है उसके पास। और सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव, जो प्रॉफिट व्यक्ति को हुआ है, रॉन्गफुल पोजेशन था उसके पास प्रॉपर्टी का, उससे इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, उस पर ब्याज भी लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी लगेगा, लेकिन वो क्या इंक्लूड नहीं करेगा, ऐसा प्रॉफिट क्या इंक्लूड नहीं करेगा, अगर वो व्यक्ति इंप्रूवमेंट्स कर देता है उस प्रॉपर्टी में। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं फिर वही रामू श्यामू का एग्जांपल लेता हूँ। रामू क्या करता है, रामू श्यामू के चाय के ढाबा पे रॉन्गफुल पोजेशन कर लेता है, ठीक है, टी स्टॉल पे रॉन्गफुल पोजेशन कर लिया, रामू को भगा दिया श्यामू ने। अब श्यामू उस ढाबे पे, उस टी स्टॉल पे क्या करता है, टपरी पे टी की, क्या करता है कि चाय बेचता है रामू श्यामू, ठीक है, और उससे प्रॉफिट जनरेट करता है। अब क्या हुआ कि अब इसमें दो को कंडीशन, रॉन्गफुल पोजेशन है उस व्यक्ति के पास, श्यामू के पास, श्यामू रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ चाय की टपरी, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट उसे मिला है, ठीक है, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट जो उस प्रॉफिट पे लग सकता है, वो किसको देना होगा, जब प्रॉपर्टी वापस राइटफुल पोजेशन मतलब रामू के पास जाएगी तो उसको देना होगा। तो मींस प्रॉफिट वह प्रॉफिट है जब व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन करता है और उस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट विथ इंटरेस्ट वापस करना, ठीक है। चलो अब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं, अब इसको और तरीके से means profit of a property means those profit which the person in the wrongful possession of property might with ordinary diligence have received। ये यहां छोड़ दो, ये इतना काट दो अभी फिलहाल, है ना, इतना इतना ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, wrongful possession of such property actually, wrongful possession of such property might with ordinary diligence। अब मान लो उसने टपली तो ले ली चाय की, ठीक है, उसने टी स्टॉल ले लिया, बट उसको बंद करके चला गया, श्यामू भी, बस श्यामू ने छीन ली रामू से, रॉन्गफुल पोजेशन ले लिया और उसको बंद करके चला गया, कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है। तो अब कोर्ट में बोलेगा रामू कि भैया इनने तो मेरी ले ली थी, टपरी ले ली थी, प्रॉफिट कमाया हो ना कमाओ, मुझे मुझे पैसे दो। तो श्यामू बोलेगा कि भैया जब मैं था ही नहीं, बंद करके चला गया, तो किस चीज का प्रॉफिट, मैंने तो उससे कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं। तो कोर्ट क्या बोलता है, और ये मीन्स प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या बोलती है, कि आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगाई नहीं, आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगाते आप उससे पैसे कमा सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि चाय की टपरी नहीं चलने वाली थी, राम मनोहर के बाहर खुली हो मान लो कॉलेज के, खूब चल रही है ना, तो आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगा के पैसे कमाते, तो वो कोर्ट नहीं देखेगा, कोर्ट देखेगा कि आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, यदि कमा सकते हैं तो उसको विथ इंटरेस्ट वापस कीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए ने दूसरा नाम बदल लेते हैं, चलो नाम से थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी रहती है। मान लो संता बंता ले लेते हैं, संता ने बंता का घर ले लिया पोजेशन में रॉन्गफुल, संता ने बोला बंता तुम जाओ, मैं तुम्हारा घर हड़प लिया हूं। फिर क्या हुआ, संता जब वापिस संता ने घर ले लिया, संता ने उस घर में रहा, ठीक है, उसने किराए से भी चढ़ा दिया उस घर को, दो कमरे, चार कमरे थे, दो उसने किराए से चढ़ा दिए, लेकिन उसने क्या हुआ, किराए वाले जो कमरे थे उनमें इंप्रूवमेंट्स भी करा दिया, लाइटिंग नहीं थी वो करवा दी, पाइप फिटिंग करवा दी, है ना, प्रॉपर इंप्रूवमेंट्स करवा दिए। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट्स के बाद, मान लो पहले कमरे लग रहे थे 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ये पुरानी बात हो रही है ना संता बनता की, तो उस टाइम इतना ही रेट था। अब क्या हुआ, अब इसने इंप्रूवमेंट्स करा दिए, तो 100 की जगह 500 रुपए का पर एक कमरा लगने लगा रेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यही है, उसने जो इंप्रूवमेंट्स के बाद जो पैसा मिल रहा है वो नहीं करना पड़ेगा वापस, बट जो 100 रुपए थे वो मीन्स प्रॉफिट में माने जाएंगे, मतलब जो प्रॉपर्टी से नॉर्मली गेन हो सकते थे वो उसके माने जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अगर अभी भी कुछ नहीं क्लियर हो रहा तुरंत मैसेज डाल देना भैया, तुरंत, ठीक है। चलो लेकिन एक बार मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। मीन्स प्रॉफिट डिफाइंड इन द सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 2, एनी पर्सन जो रॉन्गफुल या अनलॉफुल पोजेशन में है और उसको जो भी प्रॉफिट हो सकता था उस ड्यूरेशन में, द ओरिजिनल ओनर हैज अ राइट टू टेक दैट प्रॉफिट, ठीक है, संता वापस ले सकता है बनता से वो, ठीक है।
इफ अ पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल पोजीशन इन्वेस्टेड हिज ओन मनी फॉर इंप्रूवमेंट्स, तब नहीं ले सकता, इंप्रूवमेंट्स वाली चीज में नहीं ले सकता। The underlying principle based on which CPC function is be remedium. Where there is a right, there is a remedy. ये पूरा लॉ ही इसी पे काम करता है, ठीक है। The concept of means profit has been developed from the principle only because it is the law of nature to provide right to compensation. भाई किसी की तुमने wrongfully चीज ले ली तो तुम प्रॉफिट ले रहे हो तो उसका भाई प्रॉफिट वापस करो, है ना। चलो डेफिनेशन तो हम देख ही चुके थे, डेफिनेशन हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें स्किप करते हैं। ऑर्डर 20 रूल 12 क्या कहता है, डिग्री फॉर पोजेशन एंड मींस प्रॉफिट, ये हमारा इसको बताता है, ये प्रोसीजरल है। जब हम इस पे ऑर्डर वाइज जाएंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि चाय की टपरी से कितना फायदा हुआ क्या, वो तो हम देखते हैं। इसमें कैलकुलेट किया जाएगा रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का, जो प्रॉफिट देखा जाएगा कि एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है या रिसीव हो सकता था ऑर्डिनरी डिलीजेंस, नॉट द प्रॉफिट अर्न बाय इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसमें ये कोर्ट स्वयं चेक करेगा, कोर्ट खुद चेक करेगा कैलकुलेशन वाला इशू, ठीक है। चलो जैसे मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आसपास की दुकानों को क्या इशू हो रहा है, वो कोर्ट का एक अलग प्रोसीजर है, वो हम उसमें डील नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अदर प्रिंसिपल विच में गवर्न द कोर्ट टू कैलकुलेट द मीन्स प्रॉफिट, कौन से प्रिंसिपल है, एनी ऑफ द थ्री कैन द कोर्ट, जो कोर्ट को सही लगे उसमें से कोई भी कर सकता है। फॉर होल ऑफ द पीरियड ऑफ द रॉन्गफुल पोजेशन टिल द डेट ऑफ हैंडलिंग ओवर द पोजेशन, मतलब कोर्ट उस समय से भी मींस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है जिस समय तक वो उसकी चाबी वापस ना कर दे, ठीक है। मतलब चाबी इन द सेंस कि वो जो पोजेशन ले रखा था प्रॉपर्टी का उसका वापस ना कर दे, या फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सीट टू द डेट ऑफ हैंडलिंग ओवर द पोजेशन, या तो एक होल पीरियड हो सकता है, या जब से डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट करी है तब से पोजेशन मिलने तक, या कोर्ट में टेक फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेट, समझ रहे हैं, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेट जो मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है। चलो सर्कमस्टांसेस विच मींस प्रॉफिट इज नॉट गारंटेड, कौन से सर्कमस्टांसेस में मींस प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, ये भी हम देख लेते हैं। इफ द पोजीशन इज नॉट रॉन्ग, तो हमने पहली कंडीशन तो यही देखी थी कि भैया अगर पोजीशन रॉन्गफुल है तो वो उसमें से जो प्रॉफिट निकल रहा है वो मींस प्रॉफिट का होगा, बट अगर पोजीशन रॉन्गफुल नहीं है मींस प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इफ देयर इज नो डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, अब डिक्री नहीं आई आपके फेवर में तो आप क्या ही मींस प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, द क्लेमेंट विल हैव टू प्रूव दैट द पोजीशन वाज रॉन्गफुल। आप क्लेम कर रहे हैं कि आप की प्रॉपर्टी को कोई रॉन्गफुल ली है, तो आप ही बताइए ना कि रॉन्गफुल है कि नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर वो नहीं प्रूव कर पाता है तो मींस प्रॉफिट नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट, इसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड कि हमने आज दो चीजें पढ़ी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मींस प्रॉफिट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें तुरंत मेल कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए विदिक वर्ड को ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू।